हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ ग्लोबल लेंस। हम बात करेंगे 2024 में कौन सी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित घटनाएं घटी, साथ ही साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में क्या हुआ, भारत को क्या उससे लाभ मिला। इन सारी चीज़ों के विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर आप जनरल न्यूज़ भी फॉलो करते हैं, तो आपको पूरे साल की घटनाओं का एक तरह से क्रक्स मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आपको करंट अफेयर पूरे साल का राउंड अप मिल जाएगा। ईयरली राउंड अप सेशन है। हम इसमें बात करेंगे कि इस साल भारत को किस प्रकार से विदेश नीति से फायदा मिला, कहां कहां भारत सुधार कर सकता है और किन ऐसे बिंदु हैं जिनसे भारत की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ मिला है। तो प्रारंभ करते हैं कि 2024 का जो साल है वो कैसे याद किया जाएगा। चूँकि हम वर्ष के अंतिम पड़ाव पर हैं, आज 30 दिसंबर है, एक ही दिन बचा है इस साल में, तो हमने क्या सीखा, क्या हासिल किया, उन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहली बात तो अगर आप नए हैं तो इंडियाज़ ग्लोबल लेंस के बारे में जानो। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है इस चैनल को बनाने का वो है कि देश में जो भी लोग हैं, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, विद्यार्थी हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं, उनको अपने देश की जो भू राजनीतिक स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, साथ ही साथ हमारा देश कहाँ पे पॉजिटिवली अप्रोच कर रहा है, हमारी विदेश नीति कैसे दुनिया भर के देशों को इम्पैक्ट कर रही है और हमारे देश के लोगों को इससे क्या लाभ होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और ये कंटेंट बताने का उद्देश्य क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि समाचार तो हर कोई देता है, करंट अफेयर्स तो हर कोई देता है, लेकिन जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ हम सीख सकते हैं, कहाँ हम खराब कर रहे हैं और कहाँ हमें बेहतरी की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। आपको हमारे कंटेंट अगर अच्छे लगते हो तो पहले आप हमें सपोर्ट करने के लिए सिंपली हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स के, जियोपॉलिटिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो 2024 का साल है वो दुनिया भर में राजनीतिक उथल पुथल का साल माना जाता है। कारण क्या है कि जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं, ये डेटा है कि अप्रॉक्सीमेटली 64 कंट्रीज़ में इस साल 2024 में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एक साल में इतने सारे देशों में अगर पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, लीडरशिप में चेंज हो रहा है, दैट इज़ अ बिग डील। और सेकेंड पॉइंट आप देखो तो इंडिया भी, अब आपने सुना होगा कि हमारे देश में भी इसी साल 24 में फिर से लोकसभा के आम चुनाव हुए, जिसमें अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वापसी हुई। चुनाव तो हुए हैं। हमारे पड़ोसी देश बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सत्ता परिवर्तन हुआ, चाहे आप उदाहरण के रूप में पाकिस्तान को दे लो, चाहे आप बांग्लादेश की बात करो या नेपाल की बात करो, श्रीलंका की बात करो, जो भी हमारे इमीडिएट नाइबर्स हैं, उन सब में पॉलिटिकल उथल पुथल हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो इन सारी चीज़ों में भी बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज का होने वाला है, मिडिल ईस्ट में कैसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो पहले भी काफ़ी अनस्टेबल रहा है, लेकिन ये साल मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी नाइटमेयर साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त यूएस में प्रेसिडेंसी चेंज से क्या फ़ायदा हुआ है, भारत और कनाडा के संबंधों में किस प्रकार से तनाव बढ़ा है, ये सारी चीज़ भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, क्योंकि हम इंडियन हैं। हमारा जो अप्रोच है कि हमारी विदेश नीति से कैसे हमारे पड़ोसी देशों को फ़ायदा हो सकता है या उनके जो स्टांसेस हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो स्टार्टिंग विद पाकिस्तान, क्योंकि स्टार्टिंग में वहीं पे घटनाएं हुई। तो पहले इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में थी, हमारे संबंध बहुत अच्छे तब भी नहीं थे, लेकिन जब इमरान खान की सरकार गिराई गई आर्मी के द्वारा या बहुत सारे तरीक़ों से उनको जेल में डाला गया, तो शहबाज शरीफ फिर से सत्ता में आए, चुनाव हुआ दोबारा और इमरान खान को जेल कर दिया गया। इवन इफ उनकी पार्टी को बैन भी कर दिया गया। तो पहले परिवर्तन ये है कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एक तरीके से पाकिस्तान में अब ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, वो अगेन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो कि एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, क्योंकि भारत के लिए तो पाकिस्तान के कोई से भी अगर हेड ऑफ स्टेट बनते हैं तो ऑलमोस्ट सबकी पॉलिसी सेम रहती है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म फॉर इंडिया एंड दे आर नॉट गुड फॉर अस। तो इंडिया ने बढ़िया अप्रोच रखा है कि अगर आप हमारे देश में टेररिज्म को फैलाते रहते हो, अगर हमारे सीमा पर तनाव बढ़ा के रखते हो, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं
उनसे भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं उनमें आप हमेशा काउंटर टेररिज्म के माध्यम से अपने मतलब बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने के माध्यम से आप बढ़ाते। तो अगर आप ये सब करोगे तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। इनफैक्ट भारत की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय इस साल लिया कि हम जो चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला था सन 2025 में स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम पार्टिसिपेट करने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज कि इफ़ यू आर रिपीटेडली स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, हमारे देश के लोगों की इसमें जान जा रही है, हमारे देश के जवानों की जान जा रही है, तो ऐसे देश में हमें खेलना नहीं चाहिए। हम उन्हें फंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम खेलने जाएंगे तो हमारे टीवी पे लोग देखेंगे, उससे उनको पैसा मिलेगा। तो हालांकि अब चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री इन क्रिकेट, तो हम कम्प्लीटली उस टूर्नामेंट का बायकॉट भी नहीं कर सकते। सो मिडिल वे आईसीसी ने निकाला कि हम दुबई में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल कंट्री है यूएई, और यूएई के साथ हमारे संबंध काफ़ी बेहतर हुए हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। आज अगर आप देखो तो यूएई इज़ लाइक इंडियंस का सेकेंड होम हो गया। पहले लोग कहते थे नेपाल हमारा सेकेंड होम है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स एंड बहुत सारे लोग यूएई में जॉब करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं, बिजनेसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और कॉपरेशन बहुत अच्छी हुई है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में यूएई का जो भारत से इस टाइम संबंध है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलेशंस एवर, क्योंकि भारत का जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो मतलब एक ऑयल इंपोर्टर के रूप में या फिर एनर्जी इंपोर्टर के रूप में ज़्यादा बेहतर था। बाकी जो हमारे रिलेशंस थे वो बहुत पीपल टू पीपल कनेक्ट करने थे। पाकिस्तान ज़्यादा करीब था मिडिल ईस्ट के। दूसरा विषय कि पाकिस्तान के सत्ता परिवर्तन से एक चीज़ तो और हुई है कि उनके जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का कल्चर है वो थोड़ा सा स्टेबल भी हुआ है, क्योंकि कंपैरेटिवली देखो आप तो नवाज शरीफ या उनके भाई शहबाज शरीफ जो भी हैं, इनकी सरकारें जब रही हैं तो थोड़ा सा टिकती हैं सरकारें, और दे आर मतलब कंपैरेटिवली वो इमरान खान की सरकार से हमारे लिए बेहतर कह सकते हैं आप, क्योंकि दे आर नॉट टू मच ऑफ रेडिकल थिंग्स। अगला विषय हम बात करते हैं यूएस को लेके, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यूएस है। भारत जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं लाभ कमाता है व्यापार के माध्यम से तो वो अमेरिका ही है। जब हम अमेरिका को कोई भी सामान बेचते हैं और अमेरिका से कोई भी सामान मंगाते हैं तो हमें हमेशा फ़ायदा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट हमारा यूएस के साथ सरप्लस में। मतलब क्या कि हम जब अमेरिका को सामान बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है कंपेरिजन में जब यूएस हमें सामान बेचता है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यूएस के साथ पॉजिटिव में है, मतलब हम ट्रेड सरप्लस में यूएस के साथ। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी सरकार आए वो हमें फ़ायदा ही दे, लेकिन उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ हमें फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकती है। जैसे कि भारत का जो पॉलिटिकल इंटरफेस है दुनिया में, उसमें अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप कंपेरेटिवली जो बाइडन से या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनसे बेहतर है। वो बहुत इंटरफेरेंस नहीं करते हैं हम में कि हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। दे डोंट मतलब उनको इतना परेशानी नहीं होती। लेकिन जब डेमोक्रेटिक सरकारें आती हैं तो वो छोटे छोटे मुद्दों को लेके हमसे बहुत वे द्वेष रखती हैं, एनमिटी रखती हैं। दे आर सपोर्टर्स ऑफ काइंड ऑफ पाकिस्तान। बट चूँकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, तो उन्होंने हालांकि धमकी भी दी है ब्रिक्स कंट्रीज़ को कि अगर हम पावर में आते हैं और ब्रिक्स कंट्रीज़ अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं तो हम भी टैरिफ्स लगाएंगे उनके ऊपर। और एक तरह से भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी थी। बट चूंकि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इज़ वेरी स्मार्ट मैन, उन्होंने डिनाई करा कि वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी करेंसी एंड ऑल, और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है कि अभी ब्रिक्स करेंसी का अप्रोच देखें, और हम लोग डी डॉलराइजेशन की फेवर में नहीं है। क्योंकि ट्रंप का कंसर्न सिंपली है कि अगर कोई देश डॉलर को छोड़ेगा तो हम उसको फ़ायदा कैसे बचा सकते हैं। वो अपनी कंट्रीज़ के लिए एक तरह से, जब भी कोई राइट विंग सरकार होती है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है, तो वो अपनी कंट्रीज़ की जो भी चीज़ें हैं, ट्रेड्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपना, तो उस हिसाब से उनका पर्सपेक्टिव सही भी हो सकता है। बहुत इंटरफेरेंस नहीं करते हैं वो देशों में। वो चाहते हैं दुनिया में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे, शांति रहे। वॉर मॉन्गर नहीं है काइंड ऑफ ट्रम्प, तो थोड़ी सी अच्छी पॉलिसी है। जबकि बाइडन की सरकार बहुत वीक मानी जा रही है। बाइडन की सरकार के अंतर्गत बहुत सारे देशों के साथ एक तरह से बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं। चाहे आप मिडिल ईस्ट में देख लो, सारी क्राइसिस हो रही हो, चाहे आप रसिया यूक्रेन वार देख लो, और भी बहुत सारे देशों में
जो भी चीज़ें फैल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें एक वीक प्रेसिडेंट का होना यूएस के लिए, या फिर एक कंपेरेटिवली न्यूट्रल प्रेसिडेंट का होना, इट्स नॉट गुड। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि कैसा प्रेसिडेंट आता है जो खुले में हमें बोलता है कि आप जो भी काम करो और यूएस आपके साथ में। हमारी प्रोएक्टिव सरकार रही, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम भारत के साथ उनकी मिलिट्री टाइज या फिर जो स्ट्रेटेजिक टाई हैं काफ़ी बेहतर हो गई थी। हमने लेमुआ, कामकासा, सारे एग्रीमेंट उनके साथ साइन किए थे। डिफेंस ट्रीटीज हमारी बेहतर हुई थी और ट्रेड भी काफ़ी बेहतर हुआ था। थोड़ी बहुत हमें नुकसान होता है, बट कंपेरेटिवली ओवरऑल इट इज़ गुड। तो अब यूएस की बात हमने की, पाकिस्तान की बात की, अब हम बात करते हैं जो अपने और नाइबर्स हैं उनके ऊपर। तो श्रीलंका में हाल ही में सरकार चेंज हुई। अनिल कुमार दिसानायक है, जो कि वैसे तो कम्युनिस्ट माने जाते हैं, बट उनका अप्रोच काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेट विजिट है वो इंडिया की, क्योंकि उन्होंने पुराने जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, जो भी थे, उनको हराया और एक तरह से एक नया सरकार वहाँ बना जो कि एंटी इंडिया नहीं है, काइंड ऑफ, दे आर काइंड न्यूट्रल। पहली स्टेट विजिट उन्होंने भारत में की और उन्होंने एश्योरेंस दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनकी सॉइल पे या फिर श्रीलंका सॉइल पे भारत के विरोधी कोई भी कार्य नहीं होगा, जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव है। दूसरी बात मालदीव्स की करते हैं, तो मोहम्मद मुइज़ू जब सत्ता में आए तो शुरू में लगा कि बहुत एंटी इंडिया अप्रोच उन्होंने किया, क्योंकि जब बायकॉट मालदीव्स चला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब लक्षद्वीप के बारे में पॉजिटिव चीज़ें डाली, उसके बाद से अब वो भी काफ़ी हद तक एक ट्रैक पे आ चुके हैं और दे आर नॉट हार्मिंग अस टू मच। वो भी चाह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए। नेपाल से हमारे रिश्ते पहले ही बहुत अच्छे रहे, लेकिन अभी जब से फिर से कम्युनिस्ट में के पी शर्मा ओली एंड कम्युनिज्म वाली सरकारें आई हैं, उनसे हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो स्टेट विजिट पे वो चाइना चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं। दूसरा मुद्दा कि हालांकि बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने अपने आर्मी चीफ है उसको इंडिया भेजा या उनको भेजा, तो फिर काइंड ऑफ कि दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये साल इसलिए भी याद रखा जाएगा कि दुनिया में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ इरप्ट हो गई। तो हम लोग पहले तो पॉजिटिव चीज़ों को बात कर चुके हैं कि हमारे देश के लिए कहाँ कहाँ फ़ायदा है। पहली बात विदेश नीति की बात करो तो हमने जो अपने संबंध रूस के साथ जिस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ाए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। अभी आप देखो तो जब 2020 के आसपास या उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो हमारे साथ जो संबंध थे रसिया के वो थोड़े से डाउन हो रहे थे, क्योंकि रसिया पाकिस्तान को भी कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था। चीन से उसकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और अभी भी चीन से उसकी नज़दीकियाँ काफ़ी अच्छी हैं। रसिया की नॉर्थ कोरिया से, चाइना से संबंध बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना रसिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए रसिया में भेज दी है। अब आप सोचो कि नॉर्थ कोरिया ऐसा कंट्री जिसको लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, उनका थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार है, तो उन्होंने अपने देश की सेना रूस में भेज दी। इतने अच्छे उनके संबंध है, तो अब रूस का हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हाल ही में रूस ने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हमें भेजे हैं और साथ ही रूस ने जब हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आप देखो तो कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मोस्टली सभी देशों को नुकसान हुआ उससे। शटडाउन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो अब रसिया पे सेंसस लगा दिए किसने? वेस्टर्न कंट्रीज ने सारे, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। अब रूस को बेचना था तेल, क्योंकि उसका जो मेन एक्सपोर्ट है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स का है और एनर्जी का है। एनर्जी में गैस और ऑयल आता है और डिफेंस में आपको पता है मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑल सारी चीज़ें आती हैं। अब चूँकि अभी भी हमारा जो डिफेंस में मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें आप देखो तो मोस्ट ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 50-60% रसियन मेड है। चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें S-400, या फिर हम एयरक्राफ्ट्स की बात करें Su-30 MKI और भी मिग वगैरह जो विमान हैं हमारे, वो रसियन मेड है। तो रसिया ने हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर्स, ट्रस्टेड एलाई की तरह ट्रीट किया है। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने भारत के जो विद्यार्थी थे यूक्रेन में फंसे हुए उनको एक्सट्रैक्ट करने में भी काफ़ी हद तक भारत की सरकार की मदद की और दे आर सपोर्टिंग अस इन ऑल वे। $60 पर बैरल का जब कैप लगा रखा था यूएस ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रसिया पे, तो हमने लार्ज स्केल पर ऑयल इंपोर्ट किया, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शन मिला और हमने वही तेल जो हमने
रसिया से सस्ते दामों पर लिया, उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके यूरोप को काफ़ी थोड़े से महंगे दामों पर बेचा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिला, हमारी ऑयल कंपनीज, गैस कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो रसिया हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है। इसके अलावा रूपी रूबल ट्रेड भी काफ़ी हद तक हुआ, तो जिसमें हमारी एक तरह से जो मुद्रा है उसको भी लाभ मिला कि मान लो चलो हमारे पास डॉलर बहुत नहीं है, तब भी हम चाइना से, रसिया से, इन सभी से व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारे संबंध अच्छे रहे इस साल में। सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है जो भारत के लिए 2024 में साबित हुई कि चीन से जो हमारे होस्टाइल रिलेशंस चल रहे थे काफ़ी सालों से, इनफैक्ट 4-5 सालों से, जिसमें कोविड-19 के या फिर जो लद्दाख स्टैंड ऑफ्स हैं और चीज़ों को लेके काफ़ी मतलब हमसे मतभेद थे। प्राइमरली लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेके चाइना ने जिस तरह से रिजिड व्यवहार बना के रखा था, उसमें काफ़ी हद तक नरमी आई है। और अभी देखो तो इस टाइम पे चाइना और इंडिया के संबंध काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। इनफैक्ट जो जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे, जहाँ पे LOC पे या LAC पे स्टैंड ऑफ चल रहा था, उन सारे पॉइंट से चाइना पीछे हट चुका है। और अभी जो पहले की स्थिति थी, जो गलवान वैली में स्टैंड ऑफ हुआ था या फिर LAC के और एरियाज़ में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उन सभी से चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं वो पीछे हटा लिए हैं और जो कॉमन कंसेंसस है वो क्रिएट हो चुका है। इनफैक्ट भारत के जो NSA हैं, अजीत डोभाल जी हाल ही में चाइना गए थे, बीजिंग में उनकी मीटिंग हुई वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई। 6 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे एग्रीमेंट्स हो गए और भारत के जो भी लोग तीर्थयात्री हैं, जो बहुत सारे लोग मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं, उनका रास्ता जो लैंड रूट है उसको फिर से चाइना ने खोल दिया। तो भारत के लिए एक तरह से पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि भारत को काफ़ी नुकसान भी हो रहा था कि हमारे काफ़ी हद तक ट्रूप्स वहाँ पे चाइना में बिजी थे, जिससे हम अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो अब एटलीस्ट अगर हमारे बॉर्डर पे शांति रहेगी तो हमारे ट्रेड रिलेशंस भी काइंड ऑफ इम्प्रोवाइज होंगे। हमारे जैसे क्या है कि हम चाइना से कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो कंपेटिवली सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाकी देश जो बनाते हैं वो महंगी चीज़ें बनाते हैं। चाइना थोड़ी सस्ती रॉ मटेरियल्स हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे दवा बनाने के लिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में बहुत लीडिंग है, लेकिन हमारे पास APIs की कमी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो हमें चाइना से मिलता है। अब अगर हमारे संबंध बहुत ख़राब रहेंगे तो हम कैसे मंगाएंगे, किसी और देश से मंगाएंगे तो हमें इकोनॉमिक नुकसान होगा। तो अगर हमारे संबंध थोड़े से बेहतर होते हैं, बॉर्डर पे तनाव कम होता है, तो देखो आप इस रियलिटी को तो टाल नहीं सकते कि एंड ऑफ द डे US को ओवरपावर करेगा चाइना। हम अभी थोड़ा दूर है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी लगभग 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की। चाइना के आज के टाइम पे 12 से 15 US ट्रिलियन डॉलर्स है और दुनिया में नंबर 2 पे चाइना है। अब उसे अगर हमें बीट करना है तो हमें कम से कम 15-20-30 साल लगेंगे। तो उसके लिए हम अगर उससे दुश्मनी ही लेके बैठ जाएंगे तो हमें नुकसान ज़्यादा होगा। तो बेहतर यही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं उनको करें, सीमाओं पर थोड़ा सा शांति बरकरार रखें, साथ ही साथ अपने देश के जो वीर जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाई है उसका भी सम्मान करें और जो भी उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो देनी चाहिए। ठीक है, अब चीन के साथ संबंध बेहतर हो गए तो भारत के ट्रेड रिलेशंस भी बेहतर होंगे। अब कई लोग कह रहे हैं इसमें कि चीन के साथ जो हमारे संबंध बेहतर हुए हैं उसमें रसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रसिया गए थे या फिर और भी बहुत सारे स्थानों पर रसिया ने मीडिएशन की कि जो आप 2 सबसे बड़े देश हैं दुनिया के, जिनकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और अर्थव्यवस्था में भी आप दुनिया को काफ़ी हद तक लीड कर रहे हैं, एशियन सुपर पावर्स हैं, तो अगर आपके बीच में तनाव रहेगा तो उससे सभी का नुकसान है, वेस्टर्न कंट्रीज का केवल फ़ायदा है। तो अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है, एक ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ में वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल साउथ में जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, ब्राज़ील, चाइना वगैरह, ये सब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया चाह रहा है किसी तरीके के ग्लोबल साउथ का लीडर बने और ऐसी कंट्रीज़ की आवाज़ बने जो अंडर डेवलप्ड है। तो उसमें रसिया हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है, प्लस बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट करें, जैसे कि UAE ने हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। काफ़ी मामलों में UAE हमें ट्रेड को छूट दे रहा है। हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जब 370 हटाया गया तो UAE ने काफ़ी हद तक हमें मदद करी, इन्वेस्टमेंट की या फिर ट्रेड को लेके काफ़ी इन्वेस्टमेंट UAE कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस साल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जो दोबारा नहीं होनी चाहिए या फिर ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो 2 चीज़ें हैं,
पॉपुलरली 2024 में पहली चीज़ तो ईयर ऑफ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, या फिर आप देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस कॉन्फ्लिक्ट, ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि आप देखो मिडिल ईस्ट में तो अब क्या ही कहा जाए आपको, इस स्तर पे तबाही हुई है। अब सभी को पता है कि इज़राइल पे शुरू में गजा की साइड से कुछ लोगों ने हमले किए, आतंकवादी हमले किए। उसके बाद से इज़राइल ने गजा पे बमबारी स्टार्ट की, या पैलेस्टाइन के जो टेरिटरीज़ हैं, गजा है या फिर और भी जो टेरिटरीज़ हैं, उन पे हमला करना स्टार्ट किया। तो ये मोनोटोनस चल रहा था, चीज़ें सबको स्मूथली चल रहा था। लेकिन बीच में हुआ क्या कि ईरान ने और हिजबुल्ला ने, हिजबुल्ला एक ग्रुप था या अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेबनान का, इन दोनों ने वॉर डिक्लेयर कर दी इज़राइल के खिलाफ। अब पहले तो इज़राइल एक फ्रंट पे वॉर लड़ रहा था, जो केवल गजा में हमास नाम के एक आतंकवादी संगठन या फिर पॉलिटिकल एंटिटी भी कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत लोग उसको आतंकवादी संगठन कहते हैं और बहुत सारे लोग उसको पॉलिटिकल एंटिटी कहते हैं। भारत का स्टांस इसमें पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में है, क्योंकि हम पैलेस्टाइन को एक देश के रूप में एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब दोनों के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी। हिजबुल्लाह नाम का संगठन जो कि लेबनान का है, वो इस जंग में कूदता है और इजराइल पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ जो ईरान के और प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि यमन के हुती विद्रोही, हिजबुल्लाह और ईरान खुद भी काफ़ी एक तरह से इजराइल के खिलाफ हॉस्टाइल बिहेवियर दिखाता है, हमले करता है। अब इजराइल ने इस बीच किया क्या, आप अगर ध्यान से नोट करो तो ईरान के जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे अब तो खैर एडमिट भी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, इब्राहिम रईसी की जो ईरान के हेड ऑफ स्टेट थे, उनकी मिस्टीरियस कंडीशन में हत्या हो गई। उसके अलावा हमास के चीफ याह्या सिनवार और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला, इन सभी को इजराइल ने एक साल के अंदर मार डाला। आप देखो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हमास और हिजबुल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। इजराइल ने डिटर्मिनेशन ली कि जब तक हम हिजबुल्लाह हमास को ख़त्म नहीं कर देंगे, हमारी वार ख़त्म नहीं होगी। ईरान को काफ़ी हद तक भी घुटने पे लेके आ गए, क्योंकि ईरान के अंदर घुस के याह्या सिनवार को मारना या फिर और जो हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको पूरा ख़त्म कर देना। अब तो ऐसी कंडीशन है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, गजा में जेनोसाइड हो रहा है, तो वो तो बहुत पहले से हो रहा है। हालांकि उसमें उनकी अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो पीक पे बिल्कुल चली गई। तो इस टाइम पे दूसरा बात क्या, मिडिल ईस्ट में सीरिया नाम का देश काफ़ी हद तक बचाया उसने अपने आप को। इतनी सारे जंगी हुई, आईसिस आया, बहुत सारी क्राइसिस आई मिडिल ईस्ट में, अरब स्प्रिंग आई, सब कुछ झेल गया वो। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को, हमास को, हुतीस को, ईरान को पटकनी दी, अंततः जाके सीरिया में बशर अल असद की सरकार भी गिर गई। बताया जा रहा है कि ईरान जो बिजी है इस टाइम इजराइल के खिलाफ, और रसिया जो बिजी है यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि रसिया और ईरान ये दो सबसे बड़े सपोर्टर्स माने जाते हैं बशर अल असद की सरकार के। अब ये दोनों अपने अपनी जंगों में बिजी हैं बेचारे, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा। अब कोई सपोर्ट नहीं मिला तो एसटीएस नाम का एक संगठन, छोटा सा संगठन, बहुत बड़ा संगठन नहीं था एसटीएस, अब उसको किसी ने पंप किया। बताया जा रहा है कि टर्की ने और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने पंप किया उसको थोड़ा मिलिट्री वगैरह या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट दिया और उसने ओवर पावर कर दिया। और आज के टाइम पे सीरिया में दमिश्क सिटी को कैप्चर करके वहाँ पे नई सरकार बना दी, अहमद अल सारा वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया और सारा कुछ 1 हफ्ते 10 दिन में निपट गया। अब सोचो, जो बंदा 15 साल से 20 साल से लगातार इतनी सारी जंगें झेल रहा हो, जिसकी सरकार 50 साल से उसके फादर साहब की सरकार थी वहाँ पे, वो 10 दिन में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स थे ईरान और रसिया, ये बेचारे जब उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो एंड ऑफ द डे गिर गया। तो सीरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट अभी बताया जा रहा है कि अभी वहाँ पे और भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है, क्योंकि सीरिया की काफ़ी सारी ज़मीन इजराइल ने कब्जा कर ली। अब चूँकि इजराइल से बहुत सारी दिक्कत तो एसटीएस को नहीं है, लेकिन ईरान वगैरह को है, तो वो फ्यूचर में अपने ऑफेंसेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुर्द्स का भी मामला काफ़ी है। टर्की ने जो अटैक किए बहुत सारे सीरिया में, वो कुर्द्स को हराने के लिए किए,
लेकिन अभी कुर्द का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है कि वो इस सरकार में शामिल होंगे या फिर इस सरकार में लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो देखना है कि सीरिया में इंस्टेबिलिटी कैसे और बढ़ सकती है। अब यमन की बात करें तो वहाँ पे हुतीस का संघर्ष सऊदी सपोर्टेड गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी चल रहा है। अब देखना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट कितनी बढ़ सकती है। तो मिडिल ईस्ट काफ़ी हद तक इस टाइम अनस्टेबल ही है, कई सारी जंगें चल रही हैं। काफ़ी हद तक इस साल में नई नई जंगें शुरू भी हुई। जो सीरिया बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, अचानक से भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लेबनान, जिसको कंपेरेटिवली एक तरह से पीसफुल कंट्री माना जा रहा था, उतनी जंग नहीं हो रही थी, लेकिन लेबनान में अचानक से इतनी एक तरह से हॉस्टालिटी आ गई कि माना जा रहा था कि लेबनान की हालत भी गाजा जैसी हो जाएगी। लेकिन अब उसमें क्या है कि कुछ यूएस सपोर्टेड उसमें क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेबनान में काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, और जो सुन्नी आउटफिट्स हैं लेबनान के, उन्होंने कहा नहीं, वी डोंट वांट ए वॉर विद इजराइल। तो अभी इस पॉइंट को लेके कंसेंसस बना है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि इजराइल से साथ जंग लड़े। तो कुछ हद तक पीसफुल नेचर है। अब देखिए कब तक वहाँ पे पीसफुल नेचर रहता है। तो कुछ ऐसा हाल रहा मिडिल ईस्ट का। अब इसके अलावा मिडिल ईस्ट की हमने बात की, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। तो इंडो पैसिफिक में देखो तो भारत का जो एक तरह से अप्रोच है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले हम बहुत कॉशस अप्रोच रखते थे, हम लोग इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रखते थे, हम लोग इंडियन ओशियन में एक तरह से पेट्रोलिंग वगैरह कम कर देते थे। लेकिन अब हम जब से हमने थोड़ा इंडो पैसिफिक को थोड़ा और सीरियसली लेना स्टार्ट किया है, तो जापान भी हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है, यूएस की नेवी भी, या फिर इनफैक्ट रशियन नेवी भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो ट्रेडर्स थे, जो कार्गो शिप्स थी, उनको हुती विद्रोही बार बार टारगेट कर रहे थे। इसके अलावा सोमालिया के पायरेट्स टारगेट कर रहे थे। तो इंडियन नेवी ने उनको छुड़ाया, उनको बचाया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई, बहुत सारे कार्गो वेसल्स को भारत ने बचाया। तो एक तरह से भारत भी अपना इंडियन ओशन में एक स्टांस दिखा रहा दैट वी आर ऑल्सो अ रीजनल पावर, और फ्यूचर में हम इस रीजन को डोमिनेट भी कर सकते हैं, चाहे वो अरेबियन सी हो, चाहे वो अपना नीचे के जो भी सीज हैं इंडियन ओशन के आसपास के, सारों को डोमिनेट कर सकता है। और अगला बिंदु जो हमारा है, अफ्रीका से हमारे संबंध काफ़ी बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनसे हमें जो ट्रेड है वो और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा जगह है जो बहुत डेवलप नहीं है, और हम अपनी जो चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट करके काफ़ी फ़ायदा कमा सकते हैं। हमारे जो एक तरह से सर्विस सेक्टर है उसको भी फ़ायदा हो सकता है, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं वो उस टाइज को बढ़ाने के लिए काफ़ी एक तरह से एफर्ट डाल रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना का इस टाइम इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बहुत बड़ा है। जिबूती में उसने बेसिस लिए हैं, एरिट्रिया और सोमालिया में भी वो बेसिस की बात कर रहा है। तो हमें भी थोड़ा सा इस पर और ध्यान देना होगा। तो उम्मीद है 2025 में भारत की सरकार इस पर भी थोड़ा सा प्रोएक्टिवली ध्यान दे कि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को चूँकि अब देखो तो G20 की बात करें, हम G20 में जो हमने होस्ट किया था उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को भी एज ए मेंबर बनाया। हमारे संबंध साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छे ऑलरेडी हैं, और ब्राज़ील वगैरह से भी हमने संबंध अच्छे रखे। तो ओवरऑल जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनसे हमें काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है। तो 2024 का साल कुल मिला जुला के हमारे लिए अच्छा रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब करती हैं, चाहे रसिया यूक्रेन वार की इंटेंसिफाई होना हुआ, या इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्ला वार होना, सीरिया में वार होना, यूएस में प्रेसिडेंटी चेंज होना। एक सबसे मुद्दा जो हमारे लिए नेगेटिव रहा इस साल वो था इंडिया कनाडा के साथ रिलेशंस, क्योंकि आइडियली जो था हमारे संबंध कनाडा से बहुत ख़राब नहीं थे, वी वर विद गुड टर्म्स। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से, या फिर और भी जो वहाँ पे खालिस्तानी आउटफिट्स हैं उनको सपोर्ट करना हुआ, इंडियन गवर्नमेंट्स को एक्यूज़ करना हुआ, भारत के जो एम्बेसडर है उनको एक्यूज़ करना हुआ, उससे हमारे संबंध बहुत ख़राब हुए। और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव अगर होते हैं कनाडा में तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी अल्टीमेटली चली जाएगी। इसके अलावा कनाडा के साथ यूएस के रिलेशंस भी काफ़ी ख़राब हो गए हैं इस टाइम, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने धमकी दी कनाडा को कि अगर आपको टैरिफ्स में कंसेशन चाहिए तो उससे बेहतर है कि आप अपना देश जो है वो हमारे देश में मिला लीजिए,
और आप यूएस की 51st स्टेट बन जाइए और आपको मैं गवर्नर बना दूंगा और फिर आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई टैरिफ की। तो पहले तो उन्होंने सार्केस्टिक वे में कहा, फिर बाद में वो काफ़ी सीरियस हो गए। उसके अलावा ये साल इसलिए भी याद रखा जाएगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चीज़ें अनाउंसमेंट करी हैं कि हम ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे, हम पनामा कैनाल को हथिया लेंगे। अब सोचो कितनी हास्यास्पद बात है कि ग्रीनलैंड जो कि किसी और देश की टेरिटरी है, पनामा कैनाल जो किसी और देश की टेरिटरी है, और कनाडा तो एक और देश ही है, इन तीनों को कैप्चर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में आने से पहले, मतलब अभी वो इलेक्ट है, अभी उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है, आने से पहले अनाउंसमेंट की कि हम इन तीनों को कैप्चर करेंगे इन फ्यूचर, अगर हमें लगा कि दे आर गोइंग अगेंस्ट अस। उसके अलावा उन्होंने जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए हैं कि वो 2 ही जेंडर को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर को वो कम्प्लीटली बैन करेंगे, बैन इन द सेंस कि पॉलिटिकल वे में या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, बाकी तो वो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोर्ट्स हैं, वो एपेक्स कोर्ट्स वगैरह हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली कि ये साल हमारे लिए कैसा रहा, और उम्मीद करते हैं कि 2025 का जो साल होगा वो हमारे लिए और बेहतर होगा, जिसमें हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कुछ और नए देशों के साथ बेहतर होंगे। अच्छा, एक मुद्दा इसमें रह गया कि बांग्लादेश वाला डिस्कस करना रह गया। तो बांग्लादेश से हमारे संबंध अभी थोड़े ख़राब हो चुके हैं क्योंकि शेख हसीना की सरकार जैसे ही बांग्लादेश में गई, मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ पे बनी, तो इनिशियली तो मुझे लगा कि दे विल सपोर्ट अस, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक जो प्रो यूएस अप्रोच है उनका, या फिर डीप स्टेट का जो उनको पंप करना है, और तो पाकिस्तान से भी उनके संबंध काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे कैसी चीज़ें बढ़ती हैं, वो हमारे लिए एक कंसर्निंग मुद्दा है क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी बॉर्डर हमारे से लगती है। हमारी जो सबसे बड़ी बॉर्डर है वो बांग्लादेश से है। तो अगर कुछ भी वहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो हमारे देश को नुकसान कर सकता है। तो कंसर्निंग रहा है ये साल। उम्मीद है 25 में हम उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे और कुछ एक पॉजिटिव गवर्नमेंट वहाँ पे अगर बनती है, क्योंकि वहाँ चुनाव तो हुए नहीं, जो हमारे फेवर में बने तो बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस साल में हमारा कंटेंट बेहतर लगा होगा और अगले साल में हम आपके लिए और अच्छे और बेहतर कंटेंट जो भारत की जियोपॉलिटिक्स, भारत की इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित होंगे। क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग खबरों में नहीं सुन पाते हैं, जो नॉर्मल मीडिया आपको नहीं बता पाता, और जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है नागरिकों को जानना, क्योंकि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स को बताने से, बहुत सारी फालतू की चीज़ें बताने से बेहतर है कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस बेहतर लगती हो, हमारे कंटेंट सपोर्टिव लगते हो, तो यूट्यूब पे आपको करना क्या है, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आपके 2-4 जो मित्र यार हैं उनको बताइए कि हम एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं देश के नागरिकों को जागरूक करने की, और अगर आपको ये बेहतर लगेंगे और उनको आप शेयर करोगे तो हमें थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर और अच्छा देखना है कंटेंट तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ ये ईयर एंडर है और ये वीकली राउंड अप नहीं, ईयरली राउंड अप माना जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि नए साल में आपके लिए वीकली राउंड अप, ईयरली राउंड अप लेके आ सके, जिससे आपकी